नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सार्थक पहल के माध्यम से लेके आए हैं सूर्य मंदिर। जी हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमें 2-3 स्टेप में इस क्वेश्चन को तैयार करना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस मुख्य परीक्षा का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। 5 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 11 नंबर में भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का जो प्री एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसमें से हमें देखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महत्व है इसका, किसके द्वारा बनाया गया था, और इसका क्षरण जो हो रहा है उसके क्या कारण है, या इसके क्षरण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां कौन कौन सी है। हम बात कर रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो भारत में ऋग्वेद से चली आ रही परंपरा सूर्य पूजा का प्रतीक, सूर्य पूजा का प्रतीक, सूर्य पूजा का प्रतीक कहां पर है ये? उड़ीसा, वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा पुरी से लगभग 21 मील दूर, 21 मील दूर, पुरी से लगभग 21 मील दूर, 21 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी के तट पर वर्तमान में जो है उड़ीसा राज्य में पुरी से 21 मील दूर उत्तर पूर्व में है। ये पुरी से उत्तर पूर्व में 21 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम चूंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करवा रहे हैं इसलिए उस संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार है, भारत द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सूर्य मंदिर जो है ऋग्वेद से चली आ रही परंपरा सूर्य पूजा का प्रतीक है। कहां पर है ये? तो उड़ीसा राज्य में पुरी से 21 मील दूर उत्तर पूर्व में चंद्रभागा नदी के तट पर है, और 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क। तो कोणार्क का अर्थ है कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क, अर्थात कोण का मतलब हुआ कोना प्लस सूर्य। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। हम बात कर रहे हैं कहां पर है ये? पुरी, जगन्नाथपुरी से 21 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसलिए इसे कोणार्क बोला गया क्योंकि जगन्नाथपुरी से
उत्तर पूर्वी कोने पर, उत्तर पूर्वी कोने पर होने के कारण इसे का नाम क्या पड़ गया? कोणार्क। और चूंकि सूर्य मंदिर है तो इसलिए क्या नाम पड़ा इसका? कोणार्क। जगन्नाथपुरी के उत्तर पूर्व में कोने पर एक सूर्य का मंदिर है, इसलिए इसका नाम पड़ा कोणार्क। बात एकदम सीधी सी है कि कोणार्क का अर्थ होता है कोण और अर्थ, कोण का अर्थ होता है कोना और अर्थ का अर्थ होता है सूर्य। तो जगन्नाथपुरी से उत्तर पूर्व में एक कोने पर सूर्य मंदिर है, इसलिए इसे कोणार्क कहा जाता है। जब आरंभिक अवस्था में, जब ये मंदिर पूर्ण रूप से था, आरंभिक अवस्था में हम बात कर रहे हैं जब सूर्य मंदिर यहां पर बना हुआ था, तब की बात करें। आरंभिक अवस्था में जब सूर्य देव की प्रतिमा, जब सूर्य देव की प्रतिमा यहां विराजमान थी, जब सूर्य देव की प्रतिमा यहां पर विराजमान थी, अभी तो खंडित अवस्था में, भग्न अवस्था में है, लेकिन जब सूर्य देव की प्रतिमा यहां पर विराजमान थी तो सूर्य की पहली किरण इसी पर पड़ती थी, इसी पर पड़ती थी। एक मंदिर तो है ये, लेकिन पूर्ण रूप से अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से बना हुआ है, पूरी इंजीनियरिंग का इसमें उपयोग हुआ है कि जब ये मंदिर, जब सूर्य देव की प्रतिमा यहाँ विराजमान थी तो सूर्य की पहली किरण जो है इसी के ऊपर पड़ती थी। अभी खंडहर है यहाँ पर, उसके बावजूद दुनिया से लोग बाग, जो पर्यटक है, वो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ये जो मंदिर है सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ये सोचने लायक बात है। जो मंदिर है ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है, वह काले ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। काले ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। क्या बात कर रहे हैं हम? सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और इसको बनाने में काले ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। वर्तमान में यह समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूरी पर है। और जब ये निर्माण की अवस्था में था तो ये समुद्र के तट पर था। वर्तमान में कितना दूरी पर? 2 किलोमीटर दूरी पर है। जल स्तर यहाँ पर कम होते जा रहा है, तो 2 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन जब यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कब बना था, लेकिन जब बना था तब ये एकदम समुद्र के तट पर हुआ करता था। जो यूरोपीय नाविक जब जहाज से आते थे तो इसे एक नेविगेशन पॉइंट के रूप में उपयोग करते थे। क्या बोला मैंने? यूरोपीय नाविक इसका उपयोग नेविगेशन पॉइंट के रूप में किया करते थे। नेविगेशन पॉइंट के रूप में किया करते थे। क्या बताया अपन ने? कोणधन अर्क जगन्नाथपुरी से उत्तर पूर्वी में एक कोने में सूर्य मंदिर होने के कारण इसे कोणार्क कहा गया। आरंभिक अवस्था में जब सूर्य देव की प्रतिमा यहाँ विराजमान थी तो सूर्य की पहली किरण इसी के ऊपर पड़ती थी। सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट के उपयोग से इसका निर्माण किया गया है। यह समुद्र तट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है,
लेकिन जब ये बना था तब समुद्र के तट पर था और यूरोपीय नाविक जो है इस मंदिर का उपयोग जो है एक नेविगेशन पॉइंट के रूप में करते थे। ये जो यूरोपीय लोग हैं इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यूरोपीय नाविक इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कहते हैं क्यों? एक तो इसमें काले ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है और दूसरा ये इसमें इतनी अभियांत्रिक क्षमता का उपयोग किया गया था कि इसमें चुंबकीय पावर था, चुंबकीय पावर था और जो जहाज आते थे तो उसको वहां रोकने में मदद मिलती थी ताकि जो जहाज वगैरह है वो किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो। क्लियर हो गया कि इसे ब्लैक पैगोडा क्यों कहते हैं? तो गहरे रंग व चुंबकीय शक्ति के कारण इसे यूरोपीय नाविक ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते थे या ब्लैक पैगोडा कहने लगे थे। बात क्लियर हो गई पूरी? तो सूर्य पूजा का प्रतीक है। कहां पर है ये? जगन्नाथपुरी से 21 मील दूर उत्तर पूर्व में चंद्रभागा नदी के तट पर है। पहले जब सूर्य की किरणें निकलती तो पहली किरण इसी के ऊपर पड़ती थी। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से हुआ है। वर्तमान में समुद्र तट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहले जो है ये समुद्र के तट पर ये हुआ करता था। यूरोपीय नागरिक इसका उपयोग जो है नेविगेशन पॉइंट के रूप में करते हैं और गहरे रंग के कारण और चुंबकीय शक्ति होने के कारण इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते थे। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया। जो हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं, इसका निर्माण किसने किया था? कहां किया है ये हमने पढ़ लिया। किन चीजों का इस्तेमाल किया ये हमने पढ़ लिया। इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं ये पढ़ लिया। किसने कहा? यूरोपीय नाविकों के द्वारा, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं निर्माण की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं गंग वंशीय नरेश लांगुल नरसिंह। गंग वंशीय नरेश लांगुल नरसिंह नाम मिलता है, नरसिंह भी नाम मिलता है। तो किसने बनाया इसे? गंग वंशीय नरेश लांगुल नरसिंह या नरसिंह देव द्वारा बनाया गया है। देव द्वारा बनवाया गया। क्लियर हो गया? याद रखना है किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसका जो काल है इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है काल के विषय में, क्योंकि अबुल फजल की आईने अकबरी में यह बोला गया है कि जो अकबर के काल से लगभग 700 वर्ष पूर्व का है, लगभग 700 वर्ष पूर्व का है। जब अकबरनामा आईने अकबरी लिखा गया है उससे लगभग 700 वर्ष पूर्व बनाया गया है। लेकिन नरसिंह देव का जो काल है वह 1238 से 1264, तो इसी के बीच में बनाया है ये। तो गंग वंशीय नरेश लांगुल नरसिंह देव द्वारा बनाया गया और 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में इसे बनाया गया है। कलिंग शैली में बना है ये। कलिंग शैली, मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है? कलिंग शैली में बना हुआ है। 12 पहियों वाले एक रथ के आकार का है। 12 पहियों वाले एक रथ के आकार में बना है। बात एकदम समझने की है। किसने बनाया? गंगवंशीय नरेश लांगुल नरसिंह देव द्वारा। कब? 1238 से 1264 ईस्वी के बना है। कलिंग शैली में बना है ये और 12 पहियों वाले एक रथ के आकार का ये मंदिर बना हुआ है, जिसे सूर्य के 7 घोड़े खींचते हैं। सूर्य के 7 घोड़े
खींचते हैं, सूर्य के 7 घोड़े खींचते हैं। अब बात यही है कि 12 पहिए, रथ और सूर्य के 7 घोड़े। अब इसी के ऊपर कला दिखाई गई है, इसी के ऊपर कला दिखाई गई है। रथ के 12 पहिए 12 राशियों के प्रतीक, रथ के 12 पहिए 12 राशियों के प्रतीक। जो इसमें रथ के 12 पहिए हैं और ये 12 पहिए जो है 12 राशियों के प्रतीक हैं, जिनमें सूर्य भ्रमण करता है। आज भी देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कि सूर्य जो है कुंभ राशि में जाता है, मेष राशि में जाता है, कर्क राशि में जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही है कि रथ के जो 12 पहिए 12 राशियों के प्रतीक हैं और जिनमें सूर्य भ्रमण करता है। प्रत्येक पहिया 8 तीलियों से बना है, प्रत्येक पहिया 8 तीलियों से बना है। प्रत्येक पहिया जो है 8 तीलियों से बना हुआ है, जो दिन के 8 पहर को इंगित करता है। दिन के 8 पहर, जैसे प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल, रात्रि, इस तरीके से जो 8 पहर बने हुए, तो 8 पहर को इंगित करता है, इंगित करता है। रथ में जुटे 7 घोड़े सूर्य की 7 रश्मियों के प्रतीक है। रथ में जुटे 7 घोड़े सूर्य की 7 रश्मियों के प्रतीक है। सूर्य प्रकाश के यदि वर्ण विक्षेपण देखा जाए तो वो जो प्रकाश होता है 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। बै, चा, नी, ह, पी, ना, ला, ये जो रंग है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो सूर्य के 7 घोड़े हैं वो 7 रश्मियों के प्रतीक है। मंदिर के 2 भाग हैं, मंदिर के 2 भाग, मंदिर के 2 भाग है, एक है रेखा और दूसरा है भद्र। एक रेखा और दूसरा है भद्र। मंदिर के 2 भाग, रेखा और भद्र, जो पुरुष व स्त्री वास्तु के प्रतीक है। रेखा स्त्री का और भद्र जो है पुरुष वास्तु के प्रतीक है। मुख्य द्वार पर 2 हाथियों की पीठ पर आसीन सिंहों की मूर्तियां, मुख्य द्वार पर हाथियों की पीठ पर आसीन सिंहों की मूर्तियां। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पर हाथी है और हाथी की पीठ पर सिंह, हाथी की पीठ पर सिंह, और दोनों ही हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। और दोनों हाथी जो है एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। इस मंदिर में सूर्य की 3 अवस्थाओं के आधार पर 3 मूर्तियां। इस मंदिर में सूर्य की 3 अवस्थाओं पर आधारित 3 मूर्तियां, 3 मूर्तियां। सोच में पड़ गए होंगे कि सूर्य की 3 स्थितियां कौन सी है। तो इस मंदिर में जो है सूर्य की जो 3 अवस्थाएं होती है, इसके आधार पर 3 मूर्तियां है। सूर्य की 3 अवस्थाएं हैं, उदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त सूर्य।
एक सूर्योदय, एक दोपहर जब मध्य में होता है, और तीसरा है अस्त, उदित सूर्य, उदित सूर्य, मध्याह्न और अस्त सूर्य। तीन जो सूर्य की स्थितियां होती हैं, इसके आधार पर तीन मूर्तियां भी यहां पर बनी हुई है। अब हमने ये बात की कि कलिंग शैली में बना है, 12 पहियों वाले एक रथ के आकार, 12 पहियों वाले एक रथ के आकार में है, और इसे सूर्य के 7 घोड़े खींचते हैं। ये जो 12 पहिए हैं, ये सूर्य की 12 राशियों के प्रतीक है, जिसमें सूर्य भ्रमण करते रहता है। 8 पहिए हैं, जो पहिए हैं, एक एक पहिए में 8 तीलियां हैं, और जो दिन के 8 पहर को इंगित करता है। रथ में जुटे 7 घोड़े सूर्य की 7 रश्मियों के प्रतीक है। मंदिर के 2 भाग है, रेखा और भद्र। मुख्य द्वार पर हाथियों की पीठ पर आसीन सिंहों की मूर्तियां हैं, और प्रत्येक हाथी जो है मानव की मूर्ति पर स्थित है। इस मंदिर में सूर्य की 3 अवस्थाओं के आधार पर 3 मूर्तियां हैं, और सूर्य की 3 अवस्थाएं हैं, उदित सूर्य, मध्याह्न और अस्त सूर्य। सबसे बड़ी बात जो है, इनकी दीवारों पर उकेरी गई मिथुन मूर्तियां जो आलिंगन करती हुई, जो खजुराहो के मंदिर के ऊपर है, ऐसी मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती है। और सहज ही ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, खजुराहो के मंदिर की याद दिलाता है, खजुराहो के मंदिर की याद दिलाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं इनके विषय में? टैगोर साहब लिखते हैं, टैगोर साहब क्या लिखते हैं इस मंदिर के विषय में? कोणार्क में पत्थरों की भाषा, कोणार्क में पत्थरों की भाषा, कोणार्क में पत्थरों की भाषा मनुष्यों की भाषा से बेहतर है, मनुष्यों की भाषा से बेहतर है। कोणार्क में पत्थरों की भाषा मनुष्यों की भाषा से बेहतर है। अब हम बात करते हैं इनके ध्वस्त होने के कारण क्या है, क्योंकि वर्तमान में जो है ये सही सलामत स्थिति पे नहीं है, भग्ना अवशेष के रूप में यहां पर है। तो कारण क्या है इसका? तो अलग अलग जो पुरातत्ववेत्ता है, इनके विषय में अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। तो कुछ विद्वान तो ये बोलते हैं कि जो राजा लांगुल नरसिंह देव जिन्होंने इसका निर्माण किया था, उनके अकस्मात मृत्यु हो गई, और जिसके कारण ये जो है शुरुआत से पूर्ण अवस्था में नहीं थे, और धीरे धीरे और अधिक नष्ट होते चले गए। तो पहला पॉइंट क्या नोट किया अपन ने? राजा लांगुल नरसिंह देव के असामयिक निधन से यह मंदिर अपूर्ण रह गया था। दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि इसमें वास्तु दोष था। कुछ पुरातत्ववेत्ता ये बोलते हैं कि इसमें वास्तु दोष था, जिसके कारण यह समय से पूर्व ही ध्वस्त हो गया। पहले तो बोल रही है अपूर्ण अवस्था में ही थे, और दूसरा बोल रही है कि इसमें वास्तु दोष था। तीसरा पॉइंट हमें यह भी मिलता है कि इंजीनियरिंग त्रुटि, अभियांत्रिक त्रुटि के कारण, देखो ये समुद्र के तट पर बनाए गए थे और वो नीचे धंसते चले गए, तो अभियांत्रिक त्रुटि के कारण यह मंदिर गिरते चले गए। ये तीसरा पॉइंट है, अभियांत्रिक त्रुटि। अगला ये भी बोला जाता है कि भूकंप के कारण मंदिर का ध्वस्त होना, भूकंप के झटके महसूस हुए, और जिसके कारण यह मंदिर ध्वस्त होते चले गए। तो कुछ ये भी व्यक्त करते हैं कि आक्रमणकारियों द्वारा, जैसे सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, वैसे ही आक्रमणकारियों ने कोणार्क के मंदिर पर भी आक्रमण किए और इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बात जो भी हुई हो, जो भी कारण रहा हो,
लेकिन जितनी तीव्र गति से इसका क्षरण हो रहा है, यदि उसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले 100 वर्षों में कोणार्क मंदिर जो है हमें सिर्फ किताबों में मिलेगा। वास्तविक स्थिति में कोणार्क दिखेगा ही नहीं। तो बड़े पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसे सहेजने की हमें आवश्यकता है। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कोणार्क का सूर्य मंदिर। हमने इसमें देखा कि किसने बनाया, क्या विशेषताएं इस मंदिर की, और इसके क्षतिग्रस्त होने के कौन कौन से कारण थे। तो मित्रों, ऐसी नई नई जानकारियों के साथ में हम सार्थक पहल के साथ में आप लोगों से यूं ही मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो जो है समय पर आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।